नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अब जो समय हो चुका है वो समय है हमारा करंट अफेयर का। और करंट अफेयर जो है वो आपका कुछ इस तरीके से, अरे जो क्या होगा, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपटीशन पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, समय हो चुका है करंट अफेयर अपडेट का और हम आपके सामने हैं आज की सारी घटनाएं लेकर जो आपके वनडे एग्ज़ाम और सभी एग्ज़ाम स्टेट PCS वगैरह एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और हम डेली जो है अपना सेशन 6:30 बजे लेकर आते हैं, जो हमारा हमेशा के लिए आपका करंट अफेयर का अपडेट रहेगा, ठीक है। और आने वाले समय में जो है आपके लिए जो हम लेकर आते हैं शाम को 6:30 बजे GS का सेशन लेकर आते हैं। फिर 9:30 बजे या 9 बजे आपका अगर इंटरनेट को इशू ना हो तो, सिस्टम का कोई इशू ना हो तो 9:30 बजे भी 9 बजे हो जाता है, वरना 9:30 बजे तक हम आपको मैथ को प्रोवाइड करा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे सेशन चल रहे हैं। और हमने हाल ही में एक सीरीज़ शुरू की है मैथ में उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर प्रैक्टिस को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के, यानी किसने, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो फोकस करने वाली चीज़ कौन सी है आज, फोकस करने वाली चीज़ है ये। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए केंद्रीय सब्सिडी मंजूरी की है, ठीक है। केंद्रीय सब्सिडी मंजूरी की है। अभी मंजूरी जो की गई सब्सिडी वो कितनी की गई है, पहली बात ये कि सब्सिडी मंजूरी की गई है वो कितनी की गई है। तो आप यहाँ देखिए, आपकी सब्सिडी का जो मूल्य है वो सब्सिडी का मूल्य जो है वो कितना है आपका, वह है 200 रुपये, ठीक है। 200 रुपये सब्सिडी मूल्य है। अगर बात करते हैं इतनी, तो ये तो हो गया यहाँ से। अब क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। क्या है जी, कि PM उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी, 1 मई 2016 को शुरुआत की गई थी। और इसका लक्ष्य था कि 2019 तक 5 करोड़, कितने, 5 करोड़ पिछड़े हुए SC व ST महिलाओं को इन्होंने क्या करा था, मुफ्त गैस कनेक्शन दिला दिया था। तो ये थी हमारा आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, थोड़ा दूसरे क्वेश्चन में फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा जो है ना पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा, जिससे कि आपको करंट में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है भाई। तो अभी मैं आपको बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन जो है आपका। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, केंद्र सरकार ने अभी एक तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी को दिया तोहफा। इस तरीके से याद रखना। क्यों दिया तोहफा, क्योंकि उन्होंने महंगाई भत्ता जो होता है ना, क्या, महंगाई भत्ता में कितने प्रतिशत वृद्धि करी है, 4% की वृद्धि करी है, ठीक है। क्योंकि पहले जो मिलता था महंगाई भत्ता, पहले जो भत्ता मिलता था वो कितना मिलता था, वो मिलता था भैया 38%, ठीक है। अब वर्तमान में जो मिलने लगा वो कितना मिलने लगा है, वो मिलने लगा है 42%। तो आपको मैं थोड़ा बता दूं कि ये जो महंगाई भत्ता लागू होगा वो कब से लागू होगा, अगर लागू जो होगा वो कब से हुआ है, वो 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया है। जबकि अब बताइए, ये अब बात आ रही है मार्च में, तो दोनों का जनवरी और फरवरी का जो मिलेगा अलाउंस, जो मिलेगा जनवरी फरवरी का, वो मार्च में ऐड होकर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, मार्च में ऐड होकर मिलने वाला है ये अलाउंस। इतनी बात थोड़ी सी याद रखना। तो क्वेश्चन था, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, और कर्मचारियों को दिया तोहफा का मतलब क्या था कि महंगाई भत्ता जो 4% बढ़ाया है, उसमें पहले भत्ता जो मिलता था 32% मिलता था, और अब वर्तमान में मिलता है वो कितना मिलता है, वो 42% मिलता है। और लागू जो होगा वो कब से होगा, 1 जनवरी 2023 से लागू होने वाला है ये, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ से कर लेनी है कवर, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो चुके हैं। आप इनको नोट करते रहना पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, जिससे कि आपका करंट अपडेट में बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, ठीक है। आगे है जो आपका, अगर हम बात करते हैं तीसरा प्रश्न होगा हमारा। तीसरा प्रश्न जो है वो हमारा क्या है, हल्द्वानी को मिलेगा खेल विश्वविद्यालय,
मिलेगा खेल विश्वविद्यालय। क्या मिलेगा? खेल विश्वविद्यालय मिलेगा। ठीक है जी, खेल विश्वविद्यालय। और ये हल्द्वानी कहाँ पर है? अगर हम राज्य की बात करें तो कहाँ राज्य है? यूके, यानी कि क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो 27वां राज्य है, 27वां राज्य है। और कब इसको निर्माण किया गया था? तो 9 नवंबर 2000 को ये निर्माण किया गया था। ठीक है, और कहाँ से? यूपी के पर्वतीय राज्य, यानी कि यूपी के कितने जिलों को लेकर, जिलों की बात अगर हम बात करें तो 13 जिलों को लेकर जो है ये अलग हुआ था। ठीक है, अब बात आती है कि सबसे पहला जो था वो कौन था, यानी कि सबसे पहला भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कौन सा था? तो हम बात करते हैं भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो वो था मणिपुर में एक स्थान है इम्फाल। तो वो यहाँ पर था। कहाँ पर था? मणिपुर, इम्फाल में था। ठीक है, और ये कब बना था? अगर हम बात करें तो ये कब बना था? 2018 में। ठीक है भाई, 2018 में। तो ये था हमारा, यानी कि क्या है? हल्द्वानी को मिलेगा खेल विश्वविद्यालय। और राज्य जो है वो कौन सा? हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, 27वां राज्य के रूप में है आपका। और 9 नवंबर 2000 को यह बना था और 13 जिलों को लेकर यूपी से बना था। ठीक है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? मणिपुर, इम्फाल में है। इतनी बात थोड़ी याद रख लेना यहाँ पर। इस समय पर 2000 में 3 राज्य गठित हुए थे। तो पहला राज्य जो गठित हुआ था वो हुआ था 26वां। और 26वां क्या हुआ था? छत्तीसगढ़। ठीक है, और कब हुआ था ये? 1 नवंबर को हुआ था। और 1 नवंबर 2000 को किससे हुआ था? मध्य प्रदेश से अलग हो गया। ठीक है, दूसरा राज्य जो गठित हुआ था, अगर हम दूसरे राज्य की बात करें तो ये हुआ था 27वां राज्य। 27वां राज्य जो हुआ था वो क्या हुआ था? यूके, यानी कि उत्तराखंड। और किससे अलग हुआ था? यूपी से अलग हुआ था। 9 नवंबर को हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 28वां राज्य के रूप में जो गठित हुआ था वो हुआ था झारखंड। क्या हुआ था? झारखंड। ठीक है, और कब हुआ था ये? 15 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ था। ठीक है जी, और ये किससे हुआ था? बिहार से हुआ था। तो इस तरीके से आपने यहाँ से बहुत नॉलेज इकट्ठी कर ली है। बहुत ज़्यादा स्टैटिक हो गया है, इतना स्टैटिक आपको तैयार करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला आपको? हल्द्वानी से आपको क्वेश्चन मिला। ठीक है, हल्द्वानी को क्वेश्चन मिला। आपका क्वेश्चन जो है वीवीआईपी कर लीजिए। आपका क्वेश्चन जो है वीवीआईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए आपका क्वेश्चन, क्योंकि आप जो है ना, जो वो अब मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ वो आपको दिल हिला देगा कि कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया क्या हमारे देश में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, चौथा क्वेश्चन ये है भाई कि एनजीटी को सब जानते होंगे। एनजीटी कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 2010 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? दिल्ली में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी जो कहाँ है? हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। एक एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि इसे कहते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। क्या कहते हैं इसको? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ठीक है, ये क्या मामले देखता है? ये पर्यावरण संबंधी मामले देखता है। ऐसा मान के चलिए पर्यावरण का सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, ये क्या है? पर्यावरण का क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो अब बात आते हैं क्या, पहले एनजीटी की बात कर ली, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 दिल्ली में। और ये इसका जो टारगेट रहता है, इसका जो लक्ष्य रहता है वो 6 माह का रहता है। 6 माह का लक्ष्य रहता है। क्या रहता है? 6 माह का। इसका जो टारगेट रहता है वो कितने का रहता है भैया? 6 माह का। एक बार देख लो, एनजीटी 2010 में दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना हुई दिल्ली में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण इसके फुल फॉर्म है। पर्यावरण संबंधित मामले देखता है। पर्यावरण का सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। लक्ष्य 6 महीने में क्या होता है? फैसला करने का, यानी कि कोई भी अगर पर्यावरण संबंधित कोई बात आ गई तो फैसला जो देगा वो 6 महीने में दे देगा आपको। अब जो बात है करंट अपडेट में क्या है, चर्चा में क्यों है ये, ठीक है।
तो क्या है कि इन्होंने जो है ना एनजीटी ने केरल राज्य पर जो है, केरल राज्य पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। किस पर लगाया है? केरल राज्य पर। केरल राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, 10 करोड़ का जुर्माना। ठीक है, क्यों लगाया है जुर्माना? क्योंकि ये रामसर साइट्स को जो है वो निगरानी नहीं कर सका, उसकी सुरक्षा नहीं कर सका। तो क्या होता है, केरल राज्य जो है रामसर साइट की सुरक्षा में असफल हो गया, जिसके चलते जो है एनजीटी जो है उस पर 10 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। ठीक है, एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, दिल्ली में ये इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और ये हर जो है 6 महीने में पर्यावरण संबंधी फैसले देता है। इतना हमारे साथ आप कर सकते हो। ठीक है जी, इतना आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक, चलिए 4 प्रश्न हो चुके हैं। थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना, क्योंकि जैसा हम थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठे करेंगे करंट अफेयर में, यही तो होता है। ठीक है, सारा करंट अफेयर याद करोगे तो कुछ भी याद नहीं कर पाओगे अब यहाँ तक। ठीक है, तो अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है सरकार ने कच्चे जूट समझते हो कच्चे जूट को? ठीक है, भारत में होता है। कच्चे जूट में एमएसपी कितने रुपये बढ़ाई है? 300 रुपये बढ़ाई या बढ़ा कर, यानी कि एमएसपी कितनी बढ़ाकर? 300 रुपये बढ़ाकर। अब इसका नया मूल्य कर दिया है, अब इसका नया मूल्य जो कर दिया है वो कर दिया गया है 5050 रुपये प्रति क्विंटल। क्या कर दिया है? प्रति क्विंटल कर दिया है। ठीक है भाई, 50,000 फिर 5050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ठीक है, अगर हम कच्चे जूट की बात करें तो उड़ीसा पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम कच्चे जूट की बात करें तो जूट से क्या होता है? जूट से कपड़ा उद्योग। ठीक है, रस्सी उद्योग। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कच्चा जूट निर्यात कहाँ किया जाता है? निर्यात जो किया जाता है वो यूरोपीय देशों में। कहाँ पर? यूरोपीय देशों में ये निर्यात किया जाता है। ठीक है, इतनी बात थोड़ी सी याद रखना। ठीक है, क्या है ये? सरकार ने कच्चे जूट में एमएसपी 300 रुपये बढ़ाकर नया मूल्य जो निर्धारित किया वो कितना करा है? 5050 रुपये किया है प्रति क्विंटल। और जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पर? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। ठीक, और जूट का जो है वो कपड़ा उद्योग और रस्सी उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, निर्यात की हम बात करें तो यूरोपीय देशों में सबसे ज़्यादा इसका निर्यात होता है। यहाँ से था इतना क्वेश्चन ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्योंकि देखिए हमको थोड़ा जल्दी करना होता है, क्योंकि हमको लिखना नहीं होता। हमको पहले आपको देखना होगा कि हम क्या है, इसको पहले लिखते भी हैं, फिर इसको रफ भी हमें करना होता है। कोई ऐसा तो नहीं है अभी कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है कि हम एकदम क्लिक कर देंगे, क्योंकि उसमें ऐसा पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा सकता। पीपीटी अपलोड की और कोई भी, बस फिर तो हमें बताना तो है। ठीक है, पीपीटी अपलोड करने के बाद तो वो तो लिखा हुआ ही होता है, तो उसमें तो क्या होता है कि टीचर को कोई मेहनत करने की ज़रूरत होती ही नहीं। ठीक है ना, बच्चों को जब टीचर को मेहनत करने की आदत नहीं होगी तो फिर शायद बच्चों को भी नहीं मेहनत होगी, बच्चे भी मेहनत नहीं करते। और यही वजह है कि आजकल जो है स्कोर डाउन होता चला जा रहा है, बच्चे जो है पढ़ाई से दूरी बनाते चले जा रहे हैं और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। समझ गए नहीं? तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। देखो हम लोग क्या करेंगे, अगर सभी लोग अगर 6:30 बजे था, हम लोग 6:30 बजे अगर करेंगे तो हम यहाँ लाइव तो क्लास लेते नहीं हैं। ठीक है, हमें क्या है पहले शूट करनी पड़ती है उसके लिए वीडियो। तो अब क्या करना होगा, हमको जो क्लास शूट करनी पड़ेगी तो उसके लिए बहुत पहले जगना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि आंखों में नींद भरी रहती है, हम लोग भी मेहनत करते रहते हैं। तो अगर हम इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपको अच्छा डाटा ना दें, ठीक है, और ऐसा डाटा ना दें बिल्कुल सटीक, तो फिर तो देखो बेकार है। क्योंकि गांधी जी ने जो है ना, गांधी जी ने वस्त्र त्यागे क्यों थे? वो वस्त्र इसलिए त्यागे थे कि वो देखना चाहते थे केरल में कि जब हम जैसे समाज में रहेंगे, अगर उन्हीं के तरह हम अपने वेशभूषा को बना लेंगे तो शायद उनके दुखों को हम महसूस कर सकते हैं। तो आज हम क्या है, हम भी लोग क्या है कि हम भी मेहनत करते हैं। हम भी रात को 12:30, 1, 2, 3, 3:30, कभी 4:30 इतने बजे वीडियो शूट करते हैं, क्लास लगाते हैं आपकी, जिससे करंट अपडेट पूरा हो जाए और आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाए। ऐसा नहीं कि सब कुछ, अगर हम चाहें तो एक दिन में 20 क्वेश्चन बनने हैं, ना। अगर हम चाहते हैं तो डिजिटल बोर्ड लेकर उस पर पीपीटी बनाते हैं। ठीक है, और सारे 20 के 20 क्वेश्चन जो है हम आपको सब बताते हैं। तो उसमें फिर हमारा क्या मतलब रह गया? फिर हमारा अनुभव कहाँ गया? टीचर का अनुभव कहाँ गया उसमें कि टीचर अपने गैस के करके अब तुम्हें मतलब टीचर से पढ़ने का फ़ायदा क्या मिला? फिर तो कुछ नहीं मिला ना। अगर 20 क्वेश्चन जो है वो तो आप अखबार से भी देख लोगे सुबह को उठकर।
मैगजीन आएगी, पत्रिका आएगी, उसमें भी पढ़ सकते हो सारे के 20 के 20। तो टीचर से पढ़ने का फ़ायदा क्या हो? टीचर का पढ़ने का फ़ायदा एक ही होता है कि आप लोग पहले तो वो कि टीचर जो आपको उसमें मोस्ट बताएगा, पहले तो ये आपका, फिर दूसरा बात ये कि उससे रिलेट करके जो आपको स्टैटिक बताएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है टीचर से पढ़ने का फ़ायदा करंट अफेयर को या जीएस को ही। ठीक है, अब ऐसा तो टेक्स्ट बुक तो बहुत सारी हैं, टेक्स्ट बुक तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इरोड में तमिलनाडु का। इरोड जो है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में ही है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो क्या है? इरोड। अब देखिए ऐसा होता है ना, जब करंट अफेयर पढ़ाते हैं तो एक टीचर तो पढ़ाएगा, एक बुक खरीदो आप। मैं मानता हूँ कोई सी बुक ले लेते हैं, चलो कोई भी एक बुक ले लेते हैं। ठीक है, चलो मैं नाम नहीं बता रहा। और एक बुक है मेरे पास, ये बुक है हाँ हमारे पास इतिहास, क्योंकि मैं किसी का प्रमोशन तो कर नहीं रहा। इसमें लिखा हुआ है यूपी पीसीएस और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, अन्य स्टेट पे यूपी पीसीएस और यानी कि वनडे एग्ज़ाम, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, यानी कि सभी के लिए ज़रूरी है। तो अब ये देखो जो इसका राइटर होगा वह सभी चीज़ों को नज़र में रख के जब भी तो करेगा, सभी चीज़ों को नज़र में रख के जब भी तो इसको उपलब्ध कराएगा, जब भी तो लिख रहा होगा। ठीक है, मगर टीचर क्या काम करेगा? टीचर अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पढ़ा रहा है तो उसमें से फिर गैस करेगा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। ठीक है अगर वह यूपी पीसीएस की तैयारी करा रहा है तो वो उसमें से यूपी पीसीएस जैसे क्वेश्चन करेगा कि शायद ऐसे क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो ये जो होता है ना वो टीचर को डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो देखिए आपको करंट अफेयर वो करना है तैयार जो आपके वनडे एग्जाम भाई सभी स्टेट पीसीएस में आते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। वो क्या है? देखिए इरोड में, इरोड तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु का 18 वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर? तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर बना? वो कहाँ बना? इरोड। कहाँ बना भैया? इरोड में बना। ठीक है, कहाँ बना? इरोड में। ठीक है, अगर हम बात करें इरोड में, जो क्वेश्चन इतना ही बहुत है कि 18वां क्वेश्चन बना। अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु के सीएम कौन है? तमिलनाडु के सीएम, यहाँ से क्वेश्चन आता तो एम के स्टालिन है। कौन है? एम के स्टालिन, एम के स्टालिन, सॉरी स्टालिन, एम के स्टालिन के क्या है? ये सीएम है। अगर हम बात करते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्या सॉरी अगर हम बात करते हैं एम के स्टालिन है। अगर हम बात करते हैं इसकी जो आपकी तमिलनाडु की राजधानी क्या है? राजधानी की बात करें तो क्या है? चेन्नई आपकी होगी यहाँ से। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि राज्यपाल कौन है तो आर.एन. रवि। कौन है राज्यपाल? राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। क्या है भैया? आर.एन. रवि। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतना याद रखो, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से होते हैं जिनमें वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जाता है? तो कौन सा है? 18वां। तो सबसे ज़्यादा जो वन्य जीव देखने को मिलते हैं ना तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो ये हो गया क्वेश्चन यहाँ से। अब बात आता है बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा कि लुई कैफरील। ठीक है, लुई कैफरील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका? लुई कैफरील बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लुई कैफरील जो है को 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला, यानी कि लुई कैफरील, लुई कैफरील को 2023 का एबल पुरस्कार मिला। अब आप मुझे बताइए कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर हम बात करें इस क्षेत्र की तो ये गणित के क्षेत्र से संबंधित, किससे? गणित के क्षेत्र से, गणित के क्षेत्र से संबंधित है एबल पुरस्कार। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एबल को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार कहा जाता है गणित का। गणित का क्या कहा जाता है? इसको नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इतनी बात थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, रही बात ये कि इसकी शुरुआत की थी नील्स हेरनिक ने की थी। इसकी शुरुआत जो की थी किसने की थी? क्या नाम है? नील हेरनिक ने की थी। अब 2003 में की गई थी शुरुआत, मगर पहला नोबेल जो मिला था वो कहाँ से कब मिला था? 2007 को। पहला नोबेल जो मिला था वो मिला था 2007 को। ठीक है, शुरुआत जो की गई थी 3 में की गई थी। अगर हम बात करते हैं इसकी तो कौन सा शुरू करती है इसको? तो
एबेल पुरस्कार को शुरू करती है वो नॉर्वे सरकार करती है। कौन करती है? नॉर्वे सरकार। तो इतनी जानकारी जो आ गई आपकी इस क्वेश्चन से आ गई कि लुई कैफरिल को 2023 का गणित का एबेल पुरस्कार मिला। क्षेत्र क्या है? गणित है। गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसको। गणित का क्या जाता है? नोबेल पुरस्कार। और नॉर्वे सरकार ये इसे जारी करती है। और नील हैडनिक ने 2003 में शुरू किया था। पहला जो था वो 2007 में था। पहला जो था वो क्या था? 2007 में। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लिया। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से भी हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बताते हैं कि क्लास ज़्यादा लंबी ना पहुंचे आपकी। ठीक है भाई, क्लास जो है आपको ज़्यादा लंबी ना पहुंचे। और आपको करंट अफेयर भी अपडेट हो जाना चाहिए कि समझिए नहीं, करंट अफेयर अपडेट भी आपका हो जाना चाहिए। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की। किसकी बात करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करने वाले हैं। और वो बात क्या है हमारी, ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट, क्या है? वन वर्ल्ड टीबी समिट, कहाँ पर? वाराणसी में। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? पीएम मोदी द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट, टीबी समिट कहाँ पर शुरू किया? वाराणसी में। वाराणसी में। अब वाराणसी में क्यों किया ये भी पता होना चाहिए। वाराणसी में क्यों किया? ठीक है, वाराणसी में क्यों किया? वाराणसी में क्या है? वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर क्या है? कन्वेंशन सेंटर है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। ठीक है भाई, अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि भारत वैश्विक स्तर पर टीबी को ख़त्म करने का जो लक्ष्य रखा है किसने? WHO ने। तो वो लक्ष्य रखा है 2030। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना, पीछे क्लास में हम करा चुके हैं। जबकि भारत ने इसका लक्ष्य जो रखा है वो कब कितना रखा है? 2025। ठीक है, क्या रखा है? 2025। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना। अब यहाँ से एक और बात बताता हूँ। टीबी दिवस जो मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। तो यहाँ से कितने बढ़िया क्वेश्चन मिल गए, देखो कितने बढ़िया मिले। पीएम मोदी द्वारा वन वर्ल्ड, क्या है? वन वर्ल्ड। ठीक है भाई, वन वर्ल्ड टीबी समिट को जो संबोधित किया गया वो कहाँ पर किया गया? वाराणसी में संबोधित किया गया। क्यों वाराणसी में संबोधित किया गया? क्योंकि वहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। क्या है? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। ठीक, अब वैश्विक स्तर की हम बात करें तो टीबी जो है वैश्विक स्तर पर समाप्त करने का जो टारगेट है वो WHO का है 2030 तक का। जबकि भारत का जो लक्ष्य है वो कितना है? 2025 तक का। अगर बात करते हैं विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इतनी बात यहाँ से आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया, कर दे रफ। चलो, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। सूरज की तरह जलना सीखो। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। देखिए, न्यूयॉर्क में, कहाँ पर? न्यूयॉर्क में क्या है? 2 UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस, क्या है? वाटर कॉन्फ्रेंस में यूनेस्को द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यूनेस्को द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत। ठीक है भाई, तो किसके द्वारा जारी की? यूनेस्को द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ये बात याद रखनी है। अब बात करते हैं क्या है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि वैश्विक जनसंख्या का यानी कि पूरे विश्व में, वैश्विक का मतलब हो गया यहाँ से वैश्विक जनसंख्या का लगभग 26% जो दुनिया है, ठीक है, तो उनको ऐसा मान के चलिए सुरक्षित
जल नहीं है उनके पास, यानी क्या नहीं है उनके पास, सुरक्षित जल नहीं है। मतलब मेरी बात समझ पा रहे हो कि वैश्विक स्तर पर जो है वो कितनी प्रतिशत जनसंख्या, 26% जनसंख्या ऐसी है जिनके पास सुरक्षित जल नहीं है। अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर ही 46% जनसंख्या ऐसी है जिनके पास स्वच्छ प्रबंध करने का पानी नहीं है, यानी कि प्रबंधित स्वच्छ पानी नहीं है। इनके पास तो संसाधन नहीं है, इसके पास स्वच्छ पानी नहीं है। अब दूसरी रिपोर्ट जो आई है वो क्या आई है, वो रिपोर्ट आई है कि 2023 में इन्होंने एक स्कीम शुरू करी थी। अब मतलब जल दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस, ठीक है, जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। तो 22 मार्च को संयुक्त राष्ट्र ने, किसने, संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है भाई, संयुक्त राष्ट्र ने एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम जो है वो क्या है, वो आपको ये लिखना है, बी द चेंज। क्या नाम है, वी द चेंज, ठीक है, वी द चेंज। ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था, वी द चेंज, ठीक है। अगर हम बताएं कि अगर जल संकट के तहत रहने वाले लोगों की संख्या जो है वो 80% एशिया में, यानी कि जितने लोग जल संकट में रहते हैं, जितने भी लोग जल संकट से पीड़ित हैं, उनके 80% लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं, एशिया में रहते हैं। देखिए कितनी दुविधा की बात है कि एशिया में किस तरीके के कैसा जल का प्रभाव है। तो कितने, 80% लोग। और 2050 तक विश्व की आधी शहरी जनसंख्या, 2050 तक विश्व की आधी शहरी जनसंख्या जो है वो जल संकट में आ जाएगी। और सबसे ज़्यादा जल संकट जो दिखाई देगा वो भारत में दिखाई देगा, ठीक है। इस बात को अपने माइंड में उतार लेना अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से उतार लेना माइंड में, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। तो ये थी हमारा थोड़ा सा अपडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा प्यारा क्वेश्चन है कि मज़ा आ जाएगा यहाँ से। क्या है कि इंटेल के सह संस्थापक, इंटेल के सह संस्थापक, ठीक है भाई, इंटेल के सह संस्थापक, इंटेल के सह संस्थापक कौन है, गॉर्डन मूर। कौन, गॉर्डन मूर। तो गार्डनर मूर है, कौन है, गार्डनर मूर, जिनका 94 वर्ष की उम्र में, कितना, 94 वर्ष की आयु में क्या हो चुका है, निधन। आयु में क्या हो गया है, निधन हो गया है, ठीक है। अब इन्होंने 1968 में क्या काम करा, इन्होंने, इंटेल ने 1968 में इसकी शुरुआत की थी। कब करी थी, 1968 में इस चीज़ की करी थी इन्होंने शुरुआत, ठीक है। और ये सेमी कंडक्टर जो थे, क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर, ठीक है भाई, सेमी कंडक्टर उद्योग के, सेमी कंडक्टर उद्योग की क्या है, सबसे ज़्यादा ऐसा मान के चलिए ये महत्वपूर्ण आदर्श है। क्या है, महत्वपूर्ण आदर्श, ठीक है भाई। इतनी बात थोड़ी याद रखनी है। यानी कि इंटेल के सह संस्थापक गॉर्डन मूर जो हैं, इनका हाल ही में 94 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया, निधन। और 1968 में इन्होंने शुरुआत की थी किसकी, इंटेल की, ठीक है। और सेमी कंडक्टर उद्योग के जो हैं ये महत्वपूर्ण आदर्श है, यानी कि लोग इनको आदर्श मानते हैं। क्या मानते हैं, इनको लोग आदर्श मानते हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट या लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज के सेशन का, ठीक है, करंट अफेयर अपडेट का, जो हमारी नज़र से, हमारी दृष्टि से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। इसमें ही आपको 2-4 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है वित्त विधेयक 2023, वित्त विधेयक 2023 लोकसभा में पारित, कहाँ पर, लोकसभा में पारित कर दिया गया, लोकसभा में पारित किया गया। अब देखिए क्या बात है कि कितने संशोधन, 14 अधिनियम संशोधन, 64 अधिनियम संशोधन, कितने, 64 अधिनियम संशोधनों के द्वारा ये पेश किया गया। कितने पेश, और सबसे ज़्यादा फोकस जो किया गया वो किस पर किया गया, एक तो म्यूचुअल फंड पर किया गया फोकस, और दूसरा जो है वो GST, इन दो पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है। इन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया यहाँ से। इतनी बात थोड़ी याद रखना। वित्त विधेयक 2023 जो है वो लोकसभा पारित कर दिया गया है, और 64 अधिनियम संशोधन करने के बाद में ये पारित किया गया है, और म्यूचुअल फंड और GST पर जो है ज़्यादा ध्यान देगा। अब बात करते हैं ये क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है।
धन विधेयक का आप लोगों को सबको पता है कि वित्त विधेयक क्या होता है। तो वित्त विधेयक एक ऐसा बिल होता है जिसमें कर और व्यय संबंधित सभी प्रावधान होते हैं, यानी कर भी होता है, व्यय भी होता है। जबकि धन विधेयक में जो होता है वो केवल क्या होता है, व्यय होता है, केवल क्या होता है, व्यय। जबकि इसमें क्या होता है, वित्त विधेयक में कर और व्यय दोनों का विवरण होता है और अतिरिक्त खर्च जो होते हैं उनका भी प्रावधान होता है, यानी कि अतिरिक्त जो विषय होते हैं उनका भी उसमें प्रावधान होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं वित्त विधेयक। क्या कहते हैं, उसी को वित्त विधेयक। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ जो है आज अपना सेक्शन जो है हम समाप्त करते हैं। और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, 10-11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो थे आज के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यानी कि बनने को तो 30-35 क्वेश्चन बनते हैं डेली, परंतु हम जो है उनमें से चुनिंदा क्वेश्चन आपको कराते हैं, ठीक है, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए सेशन के साथ कल इसी समय पर अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत।